जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणाई क्लासरूम में। हम ग्रेविटेशन का पहला लेक्चर पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करेंगे ग्रेविटेशन का लेक्चर 2। ग्रेविटेशन फिजिक्स के सबसे बेसिक चैप्टर में से एक है, जहां से फिजिक्स बना होगा उसकी स्टार्टिंग ग्रेविटेशन में, मतलब उसकी फिजिक्स को स्टार्ट करने में उसका रोल है, इसलिए चैप्टर अपने आप में इंटरेस्टिंग है। हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर बहुत सिंपल बातें की थी। हमने ये पढ़ा था कि जो न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन था वो क्या था, आपने देखा दैट इज F इज इक्वल टू जी m1m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। कैपिटल जी था वो था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको आदत है स्मॉल जी की, स्मॉल जी कैपिटल जी दोनों डिफरेंट चीजें, ये बात ध्यान रखिएगा। स्मॉल जी के बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अभी हमने कौन सा पढ़ा, कैपिटल जी, जिसकी वैल्यू कितनी थी उसकी वैल्यू, दैट इज 6.67 10 टू द पावर -11। समझ में आ गया। और सर ग्रेविटेशन, उस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बात ध्यान रखने वाली थी, आपको ये बात ध्यान रखने वाली थी कि वो किसके लिए वैलिड है, पॉइंट मास के लिए वैलिड है। अगर मान ली बड़ी बॉडी के लिए लगाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट पकड़ना पड़ेगा, फिर उसके लिए आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? ठीक। अभी आप अपनी पुरानी यादें ताजा कीजिए। अगर आपको याद होगा, आपने पहले कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसके बाद में आप आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। सिमिलरली अभी हम कहां पे आए हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड था उसी तरीके ग्रेविटेशनल फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा याद है, क्या हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, बिल्कुल सही, क्या था, ठीक है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, मान लीजिए यहां पे आपने कोई चार्ज रखा है, क्यू चार्ज। इस क्यू चार्ज की वजह से कोई दूसरा चार्ज जितने बड़े रीजन के अंदर, जितने बड़े एरिया के अंदर आपके पास फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, वो पूरा फील्ड जो आपके पास होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी एक चार्ज की वजह से कोई दूसरा टेस्ट चार्ज पार्टिकल जितने फील्ड के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, उससे पूरे फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर मैं पूछूं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बड़ा, छोटा था या बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, कितना, इनफाइनाइट लॉन्ग। मान लीजिए अगर आपने यहां पे क्यू चार्ज रखा है ना, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक होगा। जैसे मैंने यहां पे चार्ज रखा तो आपके घर तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अरे मेरी बात समझे, कम या ज्यादा कुछ तो होगा। क्लियर? तो एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इनफाइनाइट लॉन्ग आता है। पुरानी बातें आपकी यहाँ पे बहुत हेल्प करेगी। यहाँ पे अगर आप देखें ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो गया, मान लीजिए आपके पास में ऐसे एक पॉइंट, कोई एक मास है या फिर कोई एक बॉडी है, एक बॉडी जिसका कुछ मास है। इस मास की वजह से आपने यहाँ पे एक मास को आपने रख दिया, प्रेस कर दिया मास को। अब आप देखिए, आप स्पेस के अंदर कोई भी दूसरे मास को लेके जाएंगे तो जितने बड़े स्पेस के अंदर वो दूसरे वाला मास इस मास की वजह से फोर्स महसूस करेगा, वो पूरा जो तेरे पास में फील्ड होगा उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ गई ये बात? ठीक। तो मास्टर क्या बोल रहा है, अगर मान लीजिए यहां पे आपके पास में कुछ m मास है, तो इस m मास की वजह से यहां पे आप कहीं पे भी मान लीजिए कोई एक नया मास रखिए m डैश, तो ये जितने बड़े वॉल्यूम या फिर जितने बड़े फील्ड के अंदर ये m डैश इस m की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, वो पूरा फील्ड क्या कहलाता है आपके पास, ग्रेविटेशनल फील्ड। और आप इस बात को जानते हैं सर, इसकी वजह से कोई दूसरा मास मतलब इनफाइनाइट बड़े फील्ड के अंदर फोर्स महसूस कर सकता है। तो ऑब्वियसली अगर आप बात करेंगे सर एक मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड आता है कितना बड़ा आता है, तो कितना बड़ा मतलब बहुत बड़ा, दैट इज इनफाइनाइट। इज इट क्लियर? ठीक। फिर उसके बाद में आप याद कीजिए वहां पे आपने क्या पढ़ा था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में नेक्स्ट चीज क्या पढ़ी थी, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पे भी सेम करेंगे। वहां पे क्या था उसका नाम, वहां बोलते EFI, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां पे क्या बोलेंगे, GFI, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है बच्चों? ठीक। अभी हम पढ़ेंगे इसके, आप डेफिनेशन देख लीजिए, द स्पेस सराउंडिंग the body within which its gravitational force of attraction is experienced by other body is called gravitational field. इज इट क्लियर? आप अपनी भाषा में ये बात भी लिख लीजिएगा कि किसी एक मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड आता है वो बहुत बड़ा आता है, दैट इज इनफाइनाइट लॉन्ग। क्लियर? फिर आप नेक्स्ट चीज की जो हम बात करते हैं दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में अगर तू इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से कंपेयर करके बोलेगा तो क्या बोलेगा, तो तू बोलेगा सर जी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। वहां पे क्या था, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहां पे क्या होगा आपके पास, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। वहां पे चार्ज और यहां पे मास। अरे ठीक है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो आप बोले ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है आपके पास, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज GFI। GFI
एक पढ़ा हमने EFI, इसके बाद में पढ़ेंगे MFI, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत सारे इस तरीके की टर्म्स पढ़ेंगे हम, 3-4 टर्म्स पढ़ते हैं ऐसी। अब अगर आप इसको लिखें सर जी, इसको किससे डिनोट किया जाता है, तो मान लो मैं GFI को GFI लिख रहा हूं एक बार, तो किसके बराबर है तेरे पास, F0 डिवाइड बाय M0। और ये कैसी क्वांटिटी है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी। जो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, सेम जैसा EFI था वैसा ही था। EFI भी आपके पास कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी क्वांटिटी है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। आई होप इससे आपको कोई दुख नहीं हो रहा होगा, बिकॉज इसके बारे में आप पहले जानते हैं। क्लियर सर, अगर ये आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वह सब कैसे निकालेंगे, थोड़ा मुझे समझा सकते हैं क्या? अगर मान लीजिए आपको कुछ ना बताया जाए, आपसे पूछा जाए बताइए किसी पॉइंट पे अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे सर जी हम चीजों को लिंक करते हैं। हमने EFI कैसे निकाला था, EFI निकालने के तरीके में हमने ये किया था भी जिस पॉइंट पे आपको EFI निकालना होता था वहां पे टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखते थे, और वो कितना था, +1 कूलम। याद है आपको ये बात? फिर हम क्या करते थे, उस पर लगने वाला नेट फोर्स निकालते थे, फिर उसको डिवाइड कर देते थे किससे, 1 कूलम से, तो EFI आ जाता था। इस चैप्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक के जस्ट बाद लेने का बेनिफिट ही यही है, हम उसका बेनिफिट उठाए ना तब तो फायदा है, नहीं तो आपको 11th में पढ़ा देते। आपको जो पुरानी चीजें थी वो हम फटाफट लिंक करना चाहते ताकि आप तेजी से इस चीज को समझ पाए। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, सर जी जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वहां पे कितना रखो, आप एक यूनिट मास पार्टिकल रख दो। वहां पे क्या था, यूनिट चार्ज पार्टिकल, जैसे आप टेस्ट चार्ज पार्टिकल बोलते थे। यहां पे आप बोलो टेस्ट, तो वहां पे टेस्ट चार्ज पार्टिकल था, यहां पे टेस्ट मास पार्टिकल आप बोल सकते हैं। मतलब 1 kg का मास रखना है वहां पे, जहां पे आपको क्या निकालना है, GFI निकालना है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर क्या क्या करना है, फिर आपको यह करना है कि उस जो आपने टेस्ट मास पार्टिकल लिया है वहां पे उस पे लगने वाले आप सारे फोर्सेस निकाल लीजिए, सब फोर्सेस आ जाएंगे, फिर उसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 1 kg से, तो आंसर आ जाएगा। चमक रहा है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। आप मुझे इसकी यूनिट बता सकते हैं क्या, यूनिट ऑफ GFI क्या आएगा आपके पास? तो आप बोले सर फोर्स की यूनिट क्या होती है आपके पास, न्यूटन, तो ये क्या आएगा आपके पास, इसे न्यूटन पर kg। यूनिट ऑफ GFI इज यूनिट पर kg, इसमें कोई दुख वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर कोई मुझसे बोले सर प्रोसेस भी लिखा दो, हमारी कॉपी थोड़ी अच्छी रहेगी, तो अगर हम लिखे प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग GFI, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग GFI, तो आप बता सकते हैं, आप खुद ही स्टेप बता सकते हैं। अगर मैं ना चाहूं ना, मैं बोल दूं कि भाई ये ठीक है नहीं लिखना, तब भी आप ये कर सकते हैं। पर मान लो मैं लिखवा रहा हूं, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि जिस पॉइंट पे GFI निकालना है वहां पे क्या करो, क्या क्या रखो आप, टेस्ट मास पार्टिकल रखो, जिसको आप 1 kg रख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो हमने बोला प्लेस एट विच वी हैव टू कैलकुलेट GFI, कीप टेस्ट मास कितना, 1 kg at that point, place at which, point कर दो, point, place थोड़ा अजीब लग रहा है, point at which we have to calculate GFI, keep test mass 1 kg at that point। क्लियर, समझ में आ गया? फिर आप सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, अब आप करेंगे सर जी उस टेस्ट मास पार्टिकल पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनकी आप वैल्यू निकाल दो। फिर आप सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, कैलकुलेट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट टेस्ट मास। और आपके पास थर्ड, फिर आपके GFI आ गया। जो GFI आएगा वो कितना आएगा बच्चों, आपके पास GFI आएगा फोर्स डिवाइड बाय M0, दैट इज टेस्ट चार्ज पार्टिकल, उसकी वैल्यू 1 kg। पर हम इसमें थोड़ा घपला कर जाते हैं, नहीं हम ऐसा नहीं करते सर, हम यहाँ पे 1 kg रखते नहीं, हमें पता होता है कि भाई ठीक है, आप 1 kg अपने दिमाग में आपने इमेजिन कर लिया, 1 kg आपने उसकी वैल्यू निकाल ली, फिर डिवाइड बाय 1 kg नहीं करते थे हम, आपको याद है? हम थोड़ा मैच्योर हो गए थे उसमें, हम क्या करते सीधा 1 kg रखते थे, उसका मैग्नीट्यूड निकालते थे, फिर हमें पता होता डिवाइड बाय 1 kg करना है तो 1 kg लिखते ही नहीं थे। आई होप आपको प्रॉब्लम थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा। इतनी बात चमक गई बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आप बात करते हैं सर डायरेक्शन ऑफ EFI कैसा था, डायरेक्शन ऑफ EFI कैसे दिखा करते थे, याद आ रहा है कुछ पुरानी बातें, बरसों पुरानी?
ठीक है, कैसे देखा करते थे? हम बोलते हैं सर जी, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव 1 कूलम पे फोर्स लगता था, जिसको आप टेस्ट चार्ज पार्टिकल बोलते थे, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव 1 कूलम पे फोर्स लगता था, वही डायरेक्शन होती थी किसकी? ईएफआई की। अगर आप पूछे जीएफआई की डायरेक्शन कैसे होगी, तो आप क्या बोलेंगे? तो जी जिस डायरेक्शन के अंदर आपके पास में टेस्ट मास पार्टिकल, वो क्या 1 kg पे फोर्स रहेगा, दैट डायरेक्शन ऑफ जीएफआई। कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। चार्ज में थोड़ी सी उलझन इस वजह से भी ज्यादा थी सर, वहां पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, पर ग्रेविटेशन बोलता है अपने ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अपने साथ तुम फ्री है। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ पॉजिटिव मास होता है, नेगेटिव मास होता नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? तो आप क्या बोलेंगे सर? डायरेक्शन क्या चेक करेंगे? डायरेक्शन ऑफ जीएफआई। हम क्या बोलेंगे? द डायरेक्शन इन विच टेस्ट मास पार्टिकल इज एक्सपीरियंस फोर्स, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ जीएफआई। क्या बोलेंगे? डायरेक्शन इन विच टेस्ट मास पार्टिकल is experiencing force is direction of GFI। अरे चमक गया बच्चों। मेरे अपने ने पूरा जो ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी के बारे में चर्चा कर ली। अगर फास्ट रिकैप करें, ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है पता लग गया तुझे, बहुत बढ़िया। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? दैट इज फोर्स पर यूनिट मास। समझ में आ गई? यूनिट बता। न्यूटन, वहां पे क्या थी? न्यूटन पर कूलम, यहाँ पे क्या है? न्यूटन पर केजी। अरे कहीं गलती नहीं की ना? हाँ सही लिखा है, क्योंकि हैबिचुएट हो चुके हैं ना, मुझे कई बार गलती भी हो जाती है। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी से डायरेक्शन कैसे देखेंगे? जिस डायरेक्शन में टेस्ट मास पार्टिकल पे फोर्स रहेगा बच्चों, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ जीएफआई। बहुत बढ़िया सर। इसके कैलकुलेट करने का प्रोसेस क्या है? जिस पॉइंट पे जीएफआई निकालना है वहां पे कितना मास रखो? पॉजिटिव ही रहेगा वो तो जिस वाले पॉइंट पे आपको जीएफआई निकालना है वहां पे क्या रखो? 1 kg मास रखो। ठीक है, वहां पे आप 1 kg मास रखेंगे, उस पर फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स आ गया, फिर क्या करेंगे? उस फोर्स को किससे डिवाइड कर देंगे? 1 kg से। हमारा काम बन गया, कहानी खत्म। ठीक है, आप इसको छापिए, फिर अपने आगे बढ़े। तो बच्चों अभी हम जीएफआई जो हमने अभी पढ़ा है उसे कोरस्पोंडिंग कुछ सवाल करके देखते हैं, पर वो सवाल आपको हलवा लगेंगे, बिकॉज इस तरीके के सवाल आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो सकता है। मान लो मैं आपको ये बोलूं, यहाँ पे ऐसे 1 kg मास, 1 kg का मास, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कितने kg का मास? कुछ 2 kg का मास मान लो। और यहाँ पे ऐसा कुछ मान लीजिए आप, यहाँ पे 1 kg का मान लो ना, इसको 1 kg का। और यहाँ पे आपके पास 5 kg का मास है। ठीक है बच्चों। और इस वाले पॉइंट का नाम कुछ मान लो आप, इसकी ये जो डिस्टेंस है ये कुछ a मान लीजिए, स्क्वायर है, इसकी डिस्टेंस भी कुछ आपके पास a है। यहाँ पे 2 पॉइंट मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट का नाम मान लेते हैं O, इस वाले पॉइंट का नाम मान लेते हैं P। निहायती घटिया सवाल, आप फटाफट इसको कर पाएंगे। आपसे पूछा गया बताइए इस O पॉइंट के ऊपर और P पॉइंट के ऊपर जो GFI होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपको निकालनी है। O पॉइंट के ऊपर और G पॉइंट के ऊपर GFI कितना होगा, ये आपको निकालना है। फाइंड आउट GFI एट पॉइंट O एंड पॉइंट P। ठीक है रे भाई, हो गया भाई? ठीक है लाड़ दो, आप इसे करके बताओ फटाफट। पॉइंट O और पॉइंट P के ऊपर आपके पास GFI कितना आता है, फटाफट निकाल इसको। आई होप आपने कर लिया होगा। सर जी सवाल कैसा था? सवाल निहायती घटिया था। सर क्यों करवा रहे हैं? बिकॉज कुछ तो थोड़ा स्टार्टिंग में जीएफआई के सवाल, मतलब आपको मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का गियर छोड़ के अब आप ग्रेविटेशन पे आ जाए, मतलब चीजें आपको चार्ज की बजाय मास दिखने लगे, कम से कम इतना तो हो। तो अगर आप बोलें सर जी यहाँ पे 1 kg मास है, इस O वाले पॉइंट पे देखा, मुझे ग्रेविटेशन खूबसूरत इस वजह से भी है बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है ना, कभी अट्रैक्टिव होता है कभी रिपल्सिव। देखो पहले अट्रैक्टिव है रिपल्सिव, यहाँ पर सब झमेला नहीं है। ग्रेविटेशन हमेशा कैसा रहता है आपके पास? अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशन कभी रिपल्सिव हो सकता नहीं है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है। क्लियर आ गई ये बात समझ में? ठीक। अब डायरेक्शन को लेके उलझन नहीं है। मुझे बोला O पॉइंट पे निकाल, मैंने बोला O पॉइंट पे निकालना, यहां पे मान लिया, मन ही मन में मान लिया 1 kg मास है। क्लियर? इस वाले 1 kg से पूछा किधर फोर्स लगाएगा, तो उसने बोला इधर फोर्स लगाऊंगा F। सही है क्या? नहीं सर गलत है। अब की बार ये सेम वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है आपके पास में कि सेम चार्जेस रिपेल करेगा, यह हमेशा कैसा रहता है आपके पास? अट्रैक्टिव रहता है। तो ये 1 kg इस 1 kg क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा इधर, किस फोर्स से? F। ये 1 kg इसको F से, और ये इसको रिपेल करेगा क्या? नहीं सर, ये भी क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। किस तरफ अट्रैक्ट करेगा? इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका नाम क्या है? F डैश।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप निकालने गए सर जी ओ पॉइंट के ऊपर EFI, तो इस F ने इस F को मार दिया, कहानी खत्म। मतलब ओ पॉइंट पे जो नेट GFI है, नेट GFI कहां पे? एट O, वो कितना है आपके पास? वो है F डैश डिवाइड बाय 1 kg, F डैश डिवाइड बाय 1 kg। F डैश क्या है सर? F डैश इस 5 kg की वजह से 1 kg पे लगने वाला फोर्स है। सर कौन सा 1 kg? इस पे नहीं, जो हमने टेस्ट मास माना है, दिस इज टेस्ट मास। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, अब आइए हम इसको प्रोसीड करते हैं। तो आप लिखेंगे सर फोर्स है G M1 M2, M1 की जगह 5 kg, M2 की जगह 1 kg डिवाइड बाय सेपरेशन का स्क्वायर। भाई साहब ये A, तो ये सेपरेशन कितना? √2a, और हमें क्या चाहिए? उसका हाफ चाहिए। तो अगर आप इस वाली डिस्टेंस की बात करेंगे, ये वाला जो डिस्टेंस आएगी आपके पास पूरा, देख हम इतनी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, ये पूरा कितना है आपके पास? √2a। तो ये करेंगे तो a/√2 बन जाएगा। ठीक है लाडो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब अगर देखें तो कितना बनेगा? ये a², यहां पे 2 आ गया, ये आपके पास GFI आया क्या? नहीं सर, ये अभी GFI नहीं है, इसको डिवाइड करना था 1 kg से। 1 kg ने 1 kg को मार दिया। तो आंसर कितना आया बच्चों? 10G डिवाइड बाय a²। दिस इज द GFI। कौन से पॉइंट पे आपके पास? O पॉइंट पे। अब बताइए कोई गलती है क्या इसके अंदर? वापस सुनिए हमने क्या किया, जहां पे GFI निकालते हैं वहां 1 kg मास रखा, इसने इसका फोर्स कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ इसका फोर्स बचा, तो GM1 M2 बाय r²। तो अगर आप देखेंगे दिस इज 5 और r की वैल्यू a/√2, तो ऐसी टर्म आ गई। मैं आपको किस मैच्योरिटी की बात कर रहा था? मैं ये बोला, आपको पता है पहले 1 kg लिखेंगे फिर काटेंगे, तो ऐसा मन ही मन में कर दो ना। मतलब आप फॉर्मूला लिखते हो GM1 M2 की जगह 1 kg लिखना, आप उसको लिखो ही मत, क्योंकि लिखने में वापिस डिवाइड करना है, क्या मतलब है उसको करने का? तो कुछ तो मैच्योर होइए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब आते हैं हम पॉइंट P के ऊपर। अब हमसे पूछा गया पॉइंट P के ऊपर, मैंने कहा आ जा पॉइंट P, अब तेरी बारी है। यहां पे हमने रखा मास 1 kg, यहां पे ठोक बजा के रखा 5 kg, और यहां पे भी रखा 1 kg। यहां पे ये क्लियर? अच्छा, अब देखिए ये वाला 1 kg इस पे इधर फोर्स लगाएगा F, ये वाला 1 kg इस पे इधर फोर्स लगाएगा F, और ये वाला 5 kg बच्चों किस तरफ लगाएगा? इस तरफ लगाएगा F डैश। लोग बोले सर जी ये सवाल अधूरा रह गया। मैं कैसे अधूरा रह गया सर? आपने डायरेक्शन नहीं बताया, डायरेक्शन बता दी ना, इस तरफ। ये आपका डायरेक्शन है, ये इसकी डायरेक्शन F डैश की, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? ठीक है। अच्छा ये सर ये F और ये F डैश, अच्छा इसकी वैल्यू बताइए F नेट कितना होगा? तो आप देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। F की वैल्यू कितनी? G 1 kg डिवाइड बाय a²। ये कितना आएगा? G 1 kg डिवाइड बाय a², और ये F डैश कितना आएगा बच्चों? ये जो F डैश आपके पास आएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी F डैश, दिस इज इक्वल टू G 5 kg डिवाइड बाय सेपरेशन कितना? √2 है, तो 2a²। इतनी बात चमक रही है? सर जी ये फोर्स है क्या? ये फोर्स नहीं, सीधा EFI हमने GFI लिखा इस वाले पॉइंट पे, इसकी वजह से ये F आपके पास में GFI बता रहा है, यहाँ पे F बता रहा है, क्या बता? GFI, बिकॉज 1 kg नहीं लिखा ना, मैं पता लिखेंगे फिर काटेंगे, तो हमने वो छोड़ दिया। अभी हम धीरे थोड़ा मैच्योर हो रहे हैं। तो अब अगर आप देखेंगे, इसको डब्बे में बना दो साइड में, इसको सोल्व करते हैं अगर आप, तो सोल्व करें तो आप क्या बोलेंगे? ये वाला एंगल कितना? 45, और ये वाला एंगल कितना? 45। आप क्या बोले सर जी? F cos 45 F डैश को सपोर्ट करेगा, F cos 45 फिर F डैश को सपोर्ट करेगा, और इधर F sin 35 इसके, सॉरी F sin 45 इसके F sin 45 से मर जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो अगर आप नेट फोर्स देखें, नेट फोर्स इस तरफ आएगा। कौन कौन सा आएगा आपके पास? F डैश आएगा प्लस 2F cos 45। ये जो आपके डायरेक्शन थी ना, ऐसे यहां से कितने 45 डिग्री पे, ये नेट फोर्स, नेट GFI की डायरेक्शन है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी आप लोग समझदार हो चुके हैं। अब अपना काम बन गया। देख F डैश की वैल्यू पता है मुझे कितनी है? F डैश की वैल्यू आपके पास दिस इज 5G डिवाइड बाय 2a² प्लस, समझ में आ रहा है ना ये कैसे किया? 5 kg की वजह से जो GFI था उसका नाम था F डैश, तो वो लिख दिया इजीली, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा अगर आप बात करेंगे F की, तो वो है G/a²। ये F है, पर 2 चाहिए तो यहाँ पे 2 लगा दिया। cos 45 चाहिए, मतलब यहाँ पे 1/√2 लगा दिया। तो जो नेट आंसर आया आपके पास 5/2 G/a² प्लस √2 G/a²। बच्चों ये आपके पास नेट GFI हो गया आंसर। ये क्या है? GFI कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट P।
तो कहानी खत्म बच्चों। मेरे हिसाब से आपको आसानी लगा होगा ये सवाल। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है तो आप फील करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, फील करके देखिए। और इसमें नेगेटिव का कुछ चक्कर नहीं है, बिकॉज हमेशा मास कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, अगर हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अभी फिर से आपकी स्क्रीन पे कुछ पुरानी चीज है जो आप देख चुके हैं। पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, जानते हैं इसको? हाँ, हम इसको जानते हैं। कहाँ पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। बहुत अच्छे से पढ़ा था, बहुत अच्छे रट्टा ही मारा था इस रिजल्ट का। तो यार आपके पास क्या है, अभी एक रिंग है, अब की बार क्या है, रिंग है। और इस पे पहले देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्यू चार्ज हुआ करता था। अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे मास इंपॉर्टेंट है, वहां पे क्यू इंपॉर्टेंट है, मास इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वो रिंग का मास m है, रेडियस r है, और मास कैसा है आपके पास, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्म रिंग। दिस इज यूनिफॉर्म रिंग। तो आपको लिखना पड़ेगा ना रिंग है, बिकॉज डिस्क भी ऐसी दिखती है, मतलब कैसे बनाएंगे बोर्ड पे, सब ऐसा ही दिखता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप ऐसे बोलेंगे, सर जी इसका मास m, इसकी रेडियस कुछ r बना दिया आपने। आपसे बोला गया बताइए इस वाले पॉइंट के ऊपर GFI कैसा होगा, इस वाले पॉइंट के ऊपर GFI। तो आप बोले सर जी फिर गणित करना पड़ेगा। वहां पे भी गणित किया था, याद है? वो एक आपको दिखाया था, ये लग रहा है, इधर लग रहा है। अरे तो जब इतना गणित करना था, उसको पढ़ने का फायदा क्या था? पढ़ा वो से रिजल्ट लगाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिजल्ट देखा तो मैंने बोला सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में EFI का जो फॉर्मूला आता है वो आता है KQX डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सही लिखा है क्या बच्चों? सही है क्या ये रिजल्ट? गलत है नालायक। यहाँ पे कितना है, पावर 3/2। ठीक है सर जी, ये किसके लिए था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये किसके लिए था? इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये रिजल्ट यूज हुआ था फॉर रिंग। फॉर रिंग मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिजल्ट है रिंग के लिए EFI का। समझ में आ गई मेरी बात? अगर आप बात करेंगे किसकी, GFI की अगर आप बात करेंगे, अब ग्रेविटेशन में अगर आप आएंगे तो मैंने बोला ग्रेविटेशन में देख कूलम्ब्स लॉ होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ग्रेविटेशन होता है G M1 डिवाइड बाय r स्क्वायर। समझ में आ गई मेरी बात? इसका मतलब क्या है सर, ये जो K था वहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था वो किससे रिप्लेस हो जाता है यहाँ पे, G से। जो Q है वो किससे रिप्लेस हो जाता है आपके पास, M से। और सेपरेशन सेम की सेम। तो उसका फायदा उठाया जाए, उसका फायदा उठाया जाए। K की जगह क्या लिख दिया बच्चों, G लिख दिया। Q क्या होता है, चार्ज। यहाँ पे Q की बजाय क्या आएगा, मास, ये रिंग का मास। ये x क्या है, दूरी बता रहा है, डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमने चिपका दिया। अरे ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे, फिर चिपका दी सर जी, पहले का रिजल्ट था सीधा इसमें चिपका दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके पास में GFI आ गया। तो आपको दुख नहीं है अगर आप निरंतर ढंग से पढ़ा बच्चों, तो इसमें मौज कमाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट करेंगे। 80%, 20% कुछ अलग भी है, ऐसा नहीं है, सेम बिल्कुल वैसा ही है। अब यार मुद्दा ये उठता है, डायरेक्शन बताइए GFI की। डायरेक्शन इस वाले पॉइंट के ऊपर किस तरफ होगा? तो आप क्या बोलेंगे, सर जी अगर आपके पास में चार्ज होता तो चार्ज में देखना पड़ता है सर, अगर इस पे प्लस Q चार्ज होगा तो यहां पे आप पॉजिटिव 1 कूलम रखते थे EFI के लिए, ऐसे करते थे, तो वो उसको रिपेल करता, उस तरफ आता, नेगेटिव होता तो इस तरफ। यहाँ पे वो सब चक्कर है ही नहीं। यहाँ पे इसका मास m था, यहाँ पे आपने 1 kg रखा होगा तो उसे अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा, GFI की डायरेक्शन क्या आएगी, इस तरफ आएगी। ये क्या है आपके पास, दिस इज डायरेक्शन ऑफ GFI। डायरेक्शन ऑफ GFI कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट O। चमक गई बच्चों इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत? एट पॉइंट O। अगर आप बात करेंगे सेंटर पे, अगर आप बात करेंगे इसके सेंटर वाले पॉइंट पे, तो सेंटर वाले पॉइंट पे GFI कितना आएगा, सेंटर वाले पॉइंट पे? तो सेंटर वाले पॉइंट के लिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर आप बात करेंगे एट सेंटर GFI, एट सेंटर ऑफ रिंग, एट सेंटर ऑफ रिंग GFI कितना आएगा बच्चों आपके पास, दिस इज 0 आ जाएगा। अच्छा अगर आप ग्राफ बनाना चाहें, सर अगर हम ग्राफ बनाएं GFI का तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा बन जाएगा। देखिए ग्राफ बना सकता है क्या GFI का? ये अपने आप में अलग है, थोड़ा सा बोर्ड पे थोड़ी जगह कम, मैं इस वजह से ये बना दे रहा हूं, आप आराम से खुला खुला बनाइए कॉपी में। अच्छा अगर आप GFI डायरेक्शन कैसा ग्राफ बनेगा, ग्राफ बता सकते हैं? तो आप अच्छा यहाँ पे जो GFI की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, यहाँ पे इस तरफ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसे नेगेटिव बनेगा। सही है ना ये बात? आपने यह डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर आप पूछो GFI मैक्सिमम कहां पे आएगा, GFI विल बी मैक्सिमम, GFI विल बी मैक्सिमम कहां पे, एट x इज इक्वल टू r/√2। और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा हम वहां पे कर चुके थे और हमने निकाला भी था। और ग्राफ में ये वाली पोजीशंस क्या आ जाएगी आपके पास, दिस इज मैक्सिमम जहां पे आ रहा है x इज इक्वल टू r/√2, और यहां पे यह टर्म भी कितनी आ रही है आपके पास, x इज इक्वल टू r/√2।
आई होप बच्चों समझ गया होगा, इसमें कुछ भी नया नहीं था। हमने बोला सर जो रिंग के एक्सिस पे जो GFI आता है दैट इज GMX डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। आपको ये रिजल्ट याद है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। के को G लिखो, Q को M लिखो, काम बन गया। मैक्सिमम कहाँ पे आता है? R/√2 पे। तो इसमें हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ा, पुरानी चीजें थी, बस उन्हें नए फॉर्मेट में पढ़ा। ओके बच्चों, आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम GFI निकालना सीख रहे थे, उसी में आइए एक और सवाल करते हैं। इसमें थोड़ा आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। देखिए सवाल, ऐसा सवाल देखा हुआ है, मेरे हिसाब से अगर आपने पहले किया होगा तो आपके लिए हलवा है, आप फटाफट इसको करके आगे बढ़ सकते हैं, पर मैं करवा देता हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं इसका मास m है, लेंथ l है। एक रोड है, इसका मास क्या है? मास m है, लेंथ l है। आपसे यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम O है, और इसकी दूरी यहाँ से आपके पास कुछ A है। क्लियर? आपसे पूछा गया बताइए इस O पॉइंट के ऊपर आपके पास GFI कितना आएगा, ये आपको निकालना है। ऐसा सवाल शायद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर चुके हैं, फिर भी आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको निकालना क्या है? फाइंड आउट GFI एट पॉइंट O। फाइंड आउट GFI एट पॉइंट O। मैं सवाल को पहले मेरे साथ ये हो चुका है सवाल, तो इसे हम करेंगे नहीं, मैं आपको आंसर बता देता हूं। आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिएगा, अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मैं आपके पास हूं, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं किसी भी वे में, आपको तरीके पता है कैसे कैसे आप पूछ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, जो इसका रिजल्ट आता है, जो GFI आता है, GFI एट पॉइंट O, वो कितना आता है आपके पास? दिस इज GM A ब्रैकेट में A प्लस L, A ब्रैकेट में A प्लस L, ऐसा रिजल्ट आता है आपके पास। कर पाएंगे बच्चों आप इसको? मुझे पता है आप कर लेंगे इसको। अच्छा डायरेक्शन बता दो, बस मुझे डायरेक्शन बता दो, इस वो पॉइंट पे GFI डायरेक्शन किस तरफ आएगी, ताकि मैं थोड़ा फ्री हो पाऊं, फिर मैं छोड़ दूंगा इस सवाल को। डायरेक्शन बता पाएंगे ना? हाँ सर। हर एक जो एलिमेंट है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे 1 kg रखनी है तो उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो किस तरफ डायरेक्शन आएगी? ये डायरेक्शन आएगी, दिस डायरेक्शन ऑफ GFI। ये सॉल्यूशन में है, ये प्रॉब्लम में नहीं है, ये सॉल्यूशन में है, ये आपको खुद देख के बताना है। डन बच्चों? ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। आइए अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये सवाल ना वैसे तो नहीं पूछा जाता है, मैं सिर्फ आपको ये सवाल इसलिए पूछा ताकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन को लिंक करने में आप एक्सपर्ट हो जाए। सवाल क्या है आपके पास में? अब की बार डिस्क है, इस पर का कुछ मास m है, रेडियस r है, यहाँ पे एक पॉइंट है O, और ये वाला जो एंगल बन रहा है आपके पास, दिस एंगल इज थीटा। ये वाला एंगल कितना है आपके पास? थीटा। आपसे बोला गया O पॉइंट के ऊपर GFI कितना होगा। अब आपको क्या करना है? आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिजल्ट याद होना चाहिए, और उससे आप मुझे लिंक करके बताइए आपका जवाब क्या है, फिर अपने चेक करेंगे इसको। तो बढ़िया है बच्चों, अगर आप ये कर पाए, मतलब अब आप जो भी चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ी है वो आप ग्रेविटेशन में बहुत इजीली लिंक कर पाएंगे, अगर आप इस सवाल को कर पाए तो। हाँ भी हुआ, ठीक। अब मुझे याद से ग्रेविटेशन में तो मुझे पता नहीं, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिजल्ट मुझे याद है। एक डिस्क की वजह से जो EFI आता वो था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। ये क्या है आपके पास? EFI ड्यू टू डिस्क, EFI ड्यू टू डिस्क। ये कहां का रिजल्ट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अब ये रिजल्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना है? ग्रेविटेशन। ये सिग्मा क्या था? पर सिग्मा पता होना चाहिए। क्या था बच्चों सिग्मा? सिग्मा था आपका चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां पे क्या चाहिए आपको? यहां पे चाहिए सिग्मा की बजाय क्या आएगा? मास पर यूनिट एरिया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, सिग्मा को सिग्मा डैश लिख देता हूं यहां पे, या फिर सिग्मा को सिग्मा डैश लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जैसी कोई टर्म ग्रेविटेशन में नहीं है भाई। अब तो तोते उड़ गए, अब कैसे करें? फंस गए। है क्या आपके पास जवाब इस बात का? ये बाकी तो ठीक है सर, ब्रैकेट है 1 माइनस कोस थीटा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मैं तो फंस गया यहाँ पे, तो मैंने बोला थोड़ा बेसिक से चला जाए, तो मैंने बोला सिग्मा, तो यहाँ पे जो ये तो था आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ये क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक की टर्म्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, और इसका जो रिजेंबल हो रहा है आपके पास ग्रेविटेशन में, उसकी टर्म्स कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अगर आप देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिग्मा था, दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक। अगर आप बात करें ग्रेविटेशन में, तो सिग्मा डैश लिखा है हमने, ये क्या है आपके पास? दिस इज मास पर यूनिट एरिया, मास
पर यूनिट एरिया। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट में फंस गया तो मुझे ये नहीं पता, मुझे ये पता सर यहां पे अगर के होता है तो यहां पे कैपिटल जी होता है। अब के किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई? अब जाना सही ढंग से। अब मुझे बोला एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर, मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो भाई नहीं पता तो दिख तो रहा है, क्या बोलेगा तू? तू बोलेगा सर जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जी। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो गया? एप्सिलॉन नॉट हो गया 1/4 पाई जी, 1/4 पाई जी। ये कितना है? 1/4 पाई जी। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग कई बार फंस जाते हैं कि एप्सिलॉन नॉट को जो रिजल्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन नॉट हुआ करता था, एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कितनी वैल्यू थी? बहुत बढ़िया, ठीक। एप्सिलॉन नॉट किससे रिप्लेस करें? 4 पाई जी से। अब काम हो जाएगा, देख यहां पे एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखा जाए? 1/4 पाई जी। तो ऊपर चला गया 1 पड़ा रहने दे, ऊपर क्या चला गया? 4 पाई जी। क्लियर? और इस सिग्मा को क्या लिखा जा सकता है? सिग्मा क्या है? मास पर यूनिट एरिया। तो मास की जगह m लिखा, डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर लिखा। तो ये तेरे पास रिजल्ट आ गया फाइनल। दिस इज GFI एट पॉइंट O। स्मॉल g से भी GFI को डिनोट करते हैं। चलो नहीं लिखता, एक बार GFI लिख देता हूं। GFI कौन से पॉइंट पे? आपके पास O पॉइंट पे। बच्चों समझ गई ये वाली बात? तो ये रिजल्ट कहां पे आ गया तेरे पास में? GFI ड्यू टू डिस्क। और कौन से चैप्टर में है ये आपके पास? दिस इज ग्रेविटेशन। बहुत ढंग से आपको दिखना चाहिए सर जी आप एप्सिलॉन नॉट को क्या पुट कर सकते हैं। जहां पे भी एप्सिलॉन नॉट दिखाई देगा वहां पे आप पुट करेंगे 1/4 पाई जी। बिकॉज ऐसा क्यों आया? बिकॉज के रिप्लेस हो रहा है जी से, फिर हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जी। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट कितना है? 1/4 पाई जी। चमक गया बच्चों? और ये आपको चमकना ही चाहिए, नहीं तो आप आगे फंस जाएंगे। ठीक है, आप इसको छापिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी ये जो लिखा हुआ है आप दिखाई दे रहा है गोस्ट ऑफ ग्रेविटेशन, ये बात सही नहीं है, वैसे गलत है, नहीं पढ़ाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पर ठीक है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रखा है और उसकी हेल्प के लिए हमने बना लिया, पर गोस्ट ऑफ ग्रेविटेशन के लिए नहीं आया ना। किसके लिए आया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। लोग बोल सकते हैं इसको गलत है, तो लोग बोले गलत है तो कोई बात नहीं, हाँ ये गलत है, इसमें कोई दिक्कत, मतलब रिजल्ट सही देगा, पर ये गोस्ट ऑफ एक्चुअली ग्रेविटेशन के लिए नहीं बना था। किसके लिए बना था? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए बना था। उसमें फील्ड लाइन, सी फ्लक्स की बात थी। यहाँ पे वो सब चर्चा नहीं होती। देखिए मतलब कुछ कुछ पैटर्न फिक्स है, कुछ कुछ चैप्टर से स्पेसिफिक पार्ट से पूछता है, उनसे नहीं पूछा। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि भाई इसमें डिफरेंट जैसे लाइन मास है आपके पास में, लाइन मास है, उसकी वजह से GFI कितना होगा, वो नहीं पूछता है। वो अगर वो पूछना होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूछेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या है, बहुत डिफिकल्ट शेप की वजह से GFI नहीं पूछा जाता है ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में या तो सवाल मिलता है आपको बेसिक कूलम्ब सॉरी ग्रेविटेशनल लॉ का, जिसमें आपको फोर्सेस वगैरह निकालने होंगे, या फिर आपको मिलेगा दो ही केस का मिलेगा, या शेल का या फिर सॉलिड स्फीयर का जो अर्थ होती है आपके पास, या फिर पोटेंशियल एनर्जी, और या फिर केप्लर्स लॉ से जिसमें सैटेलाइट का मोशन होता है, उन सब चीजों की बात होती है। तो बहुत अजीबोगरीब शेप के लिए नहीं पूछता है, इस वजह से गोस्ट लॉ की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, इसके बिना भी काम हो जाता है। 2-3 शेप्स है स्पेसिफिक, उनके रिजल्ट हम वैसे ही देख लेते हैं। पर ठीक है, हमें निकालना है तो हम निकाल लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो था, पर ये मतलब सही नहीं है ना, मतलब ठीक है लिख देते हैं, इससे रिजल्ट भी सही आएंगे। मैं नहीं बोल रिजल्ट गलत है, रिजल्ट भी सही आएगा, पर दिल नहीं मानता है ये कि ये लिखा जाए, पर ठीक है लिख लेते हैं, कई बार हेल्प आपको हो जाएगी। मान लो कोई डिफिकल्ट सवाल आ गया तो इससे आसान हो जाएगा। तो ये तो था आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में गोस्ट लॉ। क्या था आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में? दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि जुगाड़ ऑफ गोस्ट लॉ। दिस इज जुगाड़ ना, दिस इज नॉट लॉ, दिस इज जुगाड़ ऑफ गोस्ट लॉ फॉर ग्रेविटेशन। जुगाड़ किया गया ना, हमने इसको कन्वर्ट करी ग्रेविटेशन में ले आए। अब आप यहां से देखिए, अगर आप बात करेंगे ग्रेविटेशन में कैसे यूज करें, ई को ई पढ़ा रहने दीजिए, पर यहाँ पे जो ई होगा वो क्या होगा आपके पास? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे ये ई क्या था आपके पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे ई क्या था बच्चों? दिस इज EFI। और यहाँ पे जो हमने ई लिखा है वो क्या है आपके पास? GFI। क्लियर? डॉट ds सेम का सेम इज इक्वल टू Q इनसाइड की बजाय क्या आएगा? Q इनसाइड किससे रिप्लेस होता है? Q किससे रिप्लेस होता है? मास से। तो आप बोलेंगे M इनसाइड। किसकी इनसाइड? गॉसियन सरफेस के इनसाइड। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिखा जाता है? एप्सिलॉन नॉट क्या लिखा जाता है? एप्सिलॉन नॉट। अभी देखा था ना हमने, वो कितना था? 1/4 पाई जी। तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी आपके पास 4 पाई जी। ये आपके पास आ गया क्या? GFI आ गया। ये आपके पास गोस्ट लॉ आ गया ग्रेविटेशन के लिए। ठीक है बोल देते हैं ये ग्रेविटेशन के लिए। ठीक है, ये जुगाड़ है ना, मतलब ये जुगाड़ है, इसमें सही बैठता है, कोई दिक्कत। मैं ये नहीं बोल रहा है गलत है, आप करेंगे सही रिजल्ट आएगी, कुछ गलत नहीं है, सेम वैसे ही करना है। उसमें गॉसियन सरफेस लेते थे, यहाँ पे भी लेना है, और यहाँ पे ई को बाहर निकालना है, ds को इंटीग्रेट करना है, वो सब चीजें करनी है, तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास ग्रेविटेशन के लिए हमने गोस्ट लॉ का जुगाड़ किया था। यहाँ मैं जुगाड़ लिख देता हूँ ना, जैसे जुगाड़, जुगाड़ ऑफ
जुगाड़ ऑफ गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चों, चमक गया आपको? ठीक है, आप इसको छाप लो अपने, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों अभी हम बात कर रहे हैं जीएफआई ड्यू टू स्फेरिकल शेल। देखिए अगर हम इसको रिजेंबल करें इलेक्ट्रोस्टैटिक से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भी आपके पास में यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल थी, नॉन कंडक्टिंग की हम बात कर रहे हैं। तो वहां पे अगर आपको याद होगा तो उसके अंदर ईएफआई कितना था आपके पास, उसके अंदर ईएफआई था 0, और बाहर कितना था आपके पास KQ/R²। याद है आपको? सेम रिजल्ट यहाँ पे लगेगा आपके पास। मुझे एक बात जानने का थोड़ा सा इंटरेस्ट, आप तो बताएंगे क्या मुझे सर, यहाँ पे जो ग्रेविटेशन में जो आपके पास में आप रिजेंबल करेंगे तो कंडक्टिंग से रिजेंबल करेंगे, नॉन कंडक्टिंग से रिजेंबल करेंगे? जैसे मान लीजिए आप अभी रिजेंबल कर रहे हैं शेल से, तो कौन सी शेल, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, किससे रिजेंबल करना चाहिए? जवाब होगा नॉन कंडक्टिंग। क्यों? क्योंकि देखिए कंडक्टिंग में क्या होता है, कोई और चार्ज आएगा तो वो चार्ज अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है कंडक्टिंग में। नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, एक बार जैसा चार्ज दे दिया वैसा ही चार्ज रहेगा, आप कुछ भी करते रहिए, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता नहीं है। सेम कंसेप्ट इसके अंदर है। आप सोच के देखिए, अगर आप इस शेल के पास आ पाएंगे, क्या आपको देख के अपना मास को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है क्या? मास मूव कर जाएगा क्या? नहीं, ऐसा होता नहीं है। तो आपको जो रिजल्ट कॉपी करने हैं वो कौन से रिजल्ट कॉपी करने हैं? नॉन कंडक्टिंग वाले, और दिमाग यूज करे कॉपी करने हैं ना। हम चाहे तो यहां पे भी हम गॉस लॉ लगा सकते हैं, पर हमने वो चीज हम कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो क्यों ना उसका थोड़ा फायदा उठाया जाए। तो आप क्या बोलेंगे कि सर जी इसके अंदर जो आपके पास में जीएफआई आएगा, सबसे पहला केस क्या, व्हेन आर इज लेस देन आर। आर लेस देन आर मतलब शेल के अंदर है। जब आप शेल के अंदर होंगे तो अंदर जीएफआई कितना होगा आपके पास? जीएफआई विल बी 0, जीएफआई विल बी 0। सही बात है ना? शेल के अंदर जीएफआई क्या होता है? 0। मतलब इस वाले पॉइंट पे भी 0, इस पे भी 0, इस पे भी 0, हर एक पॉइंट पे अंदर कितना? 0। ठीक। अगर आप बात करें सेकंड केस की, सेकंड केस क्या, व्हेन आर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन आर, तब जीएफआई आप याद कीजिए, वहां पे ईएफआई कितना था? वहां पे ईएफआई था KQ/r²। तो यहां पे क्या आएगा? K की जगह G आएगा, ये शेल का मास आ गया डिवाइड बाय स्मॉल r²। इसमें कोई दिक्कत है क्या बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये नहीं बोल रहा, अब मेरी बात सुनिए सर, यहाँ पे अंदर इसके 0 आ गया, मुझे थोड़ी दिक्कत, सुनना मेरी बात को ना, इस वाले पॉइंट पे 0 आ गया तो क्या हुआ? मतलब इसने भी ग्रेविटेशन, जैसे इसके एलिमेंट लिए अगर आप अर्थ के, इस वाले एलिमेंट ने नहीं लगाया, इसने नहीं लगाया, मतलब किसी भी पॉइंट ने इस वाले पॉइंट पे, हम यहाँ पे एक पॉइंट है O, हम इस O पॉइंट पे GFI की बात कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक डाउट है कि O पॉइंट पे नेट GFI 0 है, तो क्या किसी ने, किसी भी एलिमेंट ने GFI लगाया ही नहीं क्या वहां पे? गलत जवाब। हर एक एलिमेंट ने GFI लगाया, पर नेट GFI 0 है। मतलब इसकी वजह से कुछ इधर लग रहा होगा, तो इसकी वजह से कुछ इधर लग रहा होगा, इसकी वजह से इधर, तो उसकी वजह से कुछ इधर, आपस में सब क्या हो जा रहा है, मिलके कैंसिल आउट हो जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चमक गई इतनी बात? हाँ। अब मेरी बात सुनिए, अब यहां पे जो अंदर का पॉइंट है ना शेल के, मेरी बात से ढंग से सुनना, शेल के अंदर वाले पॉइंट पे इस शेल की वजह से 0 है, किसी और की वजह से आ सकता है। जैसे मान लीजिए इस शेल के अंदर जो GFI है ना, वो शेल की खुद की वजह से 0 है। बाहर मान लीजिए कोई मास होगा तो उसकी वजह से यहां पे GFI आ सकता है। क्लियर ना? आप ये बात ध्यान रखिए, हम कंडक्टिंग नहीं कॉपी कर रहे, क्या कॉपी कर रहे हैं? यहां पे हम नॉन कंडक्टिंग के रिजल्ट कॉपी कर रहे हैं। वी आर copying result of non-conducting shell from electrostatics। नॉन कंडक्टिंग कॉपी कर रहे हैं, कंडक्टिंग कॉपी नहीं कर रहे। इसका रीजन भी मैंने आपको बताया, क्यों? क्योंकि यार ऐसा कंडक्टिंग अगर होता ना, तो इसकी कंडक्टिंग आप कब लगाते? जब किसी एक मास को देख के इसका खुद का मास चेंज होता रहता, मतलब मास कभी इधर चला गया उधर चला गया, ऐसा होता नहीं है। इतनी बात चमक रही है आपको? ठीक। अब मेरी बात सुनिए, अगर मैं आपको बोलूं इस वाले पॉइंट O पे GFI 0, तो किसकी वजह से 0? शेल की वजह से 0। अगर बाहर कोई चार्ज होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे GFI आ सकता है। चमक की बच्चों ये बात? ठीक। ये रिजल्ट अपने आप में खूबसूरत है, पता नहीं आपको इसमें खूबसूरती दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही। आप मानिए कि ऐसा होता कि धरती शेल की तरह होती। धरती किसकी तरह होती? शेल की तरह, मतलब अंदर से खोखली होती है और हम सरफेस पे रह रहे होते। ठीक है। अब सोचिए उसका एक ढक्कन होता, आपने ढक्कन खोला, आप उसके अंदर घुस गए, फिर ढक्कन बंद कर दिया। मेरी बात समझ रही है? मान लीजिए धरती खोखली होती, मैं वैसे समझा रहा हूं आपको, धरती मान लीजिए खोखली होती, आपने ढक्कन खोला, कोई एक ढक्कन होता अंदर जाने के लिए, आपने ढक्कन खोला, आप उसके अंदर बैठ ढक्कन बंद कर दिया। अब अंदर कोई ग्रेविटी नहीं, आप वेटलेसनेस महसूस कर रहे हैं। अच्छा होता ना ये? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर आप एक शेल के अंदर चले जाए, धरती एक सॉलिड स्फीयर है, पर मान लो अगर ये खोखला होता, आप इसके अंदर एंटर हो जाते, तो एक बार अंदर एंटर हो गए तो कोई ग्रेविटी नहीं लग रही, आप फ्री घूम सकते हैं ग्रेविटी फ्री स्पेस के अंदर, तो वो अच्छा लगता। पर उसमें बहुत सारी दिक्कत है, पानी कहां से लाते, बहुत सारे लफड़े। मैं बता रहा हूं आपको कि ये खूबसूरत चीज है कि भाई शेल के अंदर शेल की वजह से GFI 0 है।
कंडक्टिंग वाले मटेरियल्स में क्या हुआ करता था, कंडक्टिंग में ये धर्म था उसका कि अगर आपने उसके कैविटी बना ली उसमें जीरो होगा ही होगा। अगर हम यहाँ पे कंडक्टर फॉलो करते ना, मान लो हम यहाँ पे कंडक्टिंग के रिजल्ट फॉलो करते, तो आप ये बोलते इस वाले पॉइंट पे हमेशा GFi जीरो होगा, चाहे कुछ भी कर लो। अभी ऐसा नहीं है, अभी इस पॉइंट O पे शेल की वजह से जीरो है, बाहर कोई मास होगा तो उसकी वजह से GFi लगेगा। अब जैसे मान धरती खोखली होती, अंदर होलो होती, आप उसके अंदर घुस जाते तो धरती की वजह से जीरो लगता, मून की वजह से ग्रेविटेशन लगता, सन की वजह से लगता। समझ गए बच्चों इतनी बात? ठीक। तो आप इसमें एक बात लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा रहा हूं इनसाइड, मैं लिख देता हूं यहां पे, मैं आपको ये लिखवाना चाह रहा हूं कि इसके अंदर जो GFi जीरो है वो किसकी वजह से है, आपके पास में शेल की वजह से है, बाकी कोई बॉडी होगी तो उसकी वजह से आएगा। आप लिख लीजिए इनसाइड ए यूनिफॉर्म, इनसाइड ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, GFi ड्यू टू दिस शेल, GFi due to this shell will be zero, if there is any mass outside the shell then we will get GFi. If there is any mass outside the shell then we will get GFi। अच्छा, अब अगर आप देखिए, अब आप कोई ऐसे पॉइंट पे GFi निकाल रहे हैं जो कि इसकी कैपिटल R से दूर है, मतलब इसकी खुद शेल से बाहर है, तो उसके लिए आप शेल को कहां पे मान सकते हैं, इसके सेंटर पे मान सकते हैं। अब देखिए जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो पॉइंट मास के लिए था, वो नहीं बोलता कि आप हर एक चीज के सेंटर में मान सकते हैं, पर इसमें जब आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लो आपको इस वाले पॉइंट पे निकालना होगा तो आप एलिमेंट लेके आप निकालेंगे, तब रिजल्ट ऐसा आता है, इस वजह से हम इस शेल को सेंटर में मान सकते हैं। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको ये बोलता है कि आप कोई भी शेल को, या फिर मान लो रोड की वजह से निकालना, रोड को सेंटर में मान लो, ऐसा ग्रेविटेशन का लॉ बोलता नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? शेल में पॉइंट लेके किया तब रिजल्ट उससे मैच कर रहा है, इस वजह से हम शेल को सेंटर में मानते हैं। कई लोग इसका गलत यूज कर लेते हैं, लोग बोलते हैं सर अभी देखो आपने शेल को सेंटर पे माना ना, तो रोड को ही मान लेते हैं। नहीं भाई, रोड में मैच करता नहीं है, इसमें मैच करता है, इस वजह सेंटर पे मानते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपने छाप लिया GFi ड्यू टू स्फेरिकल शेल। अब हम बात करेंगे GFi ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट में से एक है। पहली बात तो क्योंकि सॉलिड स्फीयर की बात इसलिए कर रहे हैं, देखिए हमने जो ग्रेविटेशन की जो फील आई हमें वो समझ में आई अर्थ से या फिर कोई और प्लेनेट से, और सबके सब प्लेनेट कैसे होते हैं आपके पास, सॉलिड होते हैं। शेप आपके पास में परफेक्टली स्फीयर नहीं होती, पर टेंडिंग टू स्फीयर आप उसको मान सकते हैं। तो अर्थ को भी हम स्फीयर मानते हैं, एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है पर हम मानते हैं कि स्फीयर है वो। अच्छा, और अगर वो स्फीयर है आपके पास में तो जो अर्थ के लिए जो रिजल्ट यूज होगा वो यहां से यूज होगा। न्यूटन ने जब स्टार्टिंग में ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया तो उसने बोला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पॉइंट मास के लिए वैलिड है। लोगों ने बोला ठीक है, आपने बोल दिया, हमने मान लिया। फिर उसके बाद में न्यूटन ने बोला पर अर्थ को अगर आप अर्थ की वजह से अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहते हैं तो पहली बात तो देख, हमें जो अभी मैं पूछूं मेरे पे लगने वाला फोर्स कितना है, तो मुझे कौन सा पॉइंट चाहिए, अर्थ के बाहर हूं मैं, अर्थ के अंदर हूं, मैं कहां पे हूं, अर्थ के बाहर हूं। सही बात है ना? ये हम कहां पे, अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, तो अर्थ के बाहर है हम। तो हमें अगर वो रिजल्ट निकाला तो हमें चाहिए कि अर्थ के बाहर GFi कितना आएगा ताकि हम अपने ऊपर फोर्स निकाल सकें। तो न्यूटन ने बोला कि अगर आपको अर्थ की वजह से फोर्स निकालना है तो अर्थ का मास आप अर्थ के सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। क्या बोला, वापस सुनिए, क्योंकि देख सब दुनिया को इसी में इंटरेस्ट था कि अर्थ हमारे ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, और हम अर्थ के बाहर हैं तो कौन सा रिजल्ट यूज होना है, जो आपके इसमें R ग्रेटर देन R या फिर R इक्वल टू R के लिए। तो उससे जब लोगों ने बोला भी न्यूटन तू तो ऐसे बोल रहा है पॉइंट मास के लिए वैलिड है, पर अर्थ में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसने बोला उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं वो रिजल्ट क्या आता है आपके पास में। अर्थ को आप कहां पे मान लीजिए, उसके सेंटर पे मान लो, फिर आप अर्थ को पॉइंट चार्ज मान के, सॉरी अर्थ को पॉइंट मास मान के आप लगा लीजिए, सही रिजल्ट आता है। सही है ना ये बात? हम अर्थ को सेंटर मान के देखते हैं GM डिवाइड बाय R स्क्वायर, तो हम क्या मानते हैं, अर्थ का पूरा मास कहां पे पड़ा है, सेंटर पे। दुनिया बोली ऐसे ऐसे कैसे मान ले, ये कोई बात थोड़ी, पहले तूने बोला ये पॉइंट मास के लिए मान लो, हमने मान लिया, अब आप बोल रहे भाई साहब पूरी अर्थ को वापस सेंटर पे मान लो, तो ऐसे फिर रोड को भी मान लो, पर रोड को नहीं मान सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? तो न्यूटन ने क्या किया, अपनी बात को सही प्रूव करने के लिए उसने कैलकुलस बनाया। कैलकुलस न्यूटन का बनाया हुआ है, जो आप कैलकुलस पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स में, वो न्यूटन का बनाया हुआ है। न्यूटन ने पूरी कैलकुलेशन करके दिखाई। लोग बोलते हैं बहुत छोटे टाइम पीरियड में उन्होंने ये कर दिया था। न्यूटन ने पूरा कैलकुलस डिजाइन किया ताकि वो अर्थ की वजह से बाहर GFi निकाल पाए।
और उस बंदे ने उसके बाद में कैलकुलस बनाया, कैलकुलस बना के कैलकुलस से प्रूव करके दिखाया कि देखिए मैं जो बोल रहा था वो सही है। अगर आप पॉइंट मास ले लेके भी अर्थ की वजह से निकालेंगे तो भी उतना ही रिजल्ट आएगा जो मैं बोल रहा हूं कि अर्थ को कहां पे मान सकते हैं, सेंटर पे। पर ये हर एक शेप के लिए नहीं आता, शेल के लिए आता है और आपके पास किसके लिए आता है, सॉलिड स्फीयर के लिए आता है। तो कैलकुलस बनाने के पीछे इसी वजह से कैलकुलस बना। अगर आप आज आप कैलकुलस पढ़ पा रहे हैं तो वो न्यूटन की वजह से बना। अगर न्यूटन उतना दिमाग नहीं लगाते तो आपको मैथ में कैलकुलस चैप्टर नहीं होता। क्लियर है ये बात? ठीक। तो हमें सबसे पहले तो हम अंदर की बात करते हैं, बाहर की। वैसे हमें रिजल्ट पता है बिकॉज ऐसा सेम रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। हमें पता है व्हेन आर इज लेस देन आर तो जो EFI आता है, EFI आता है रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर। ये कौन सी रिजल्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। किसका रिजल्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ रहे, अभी हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें ग्रेविटेशन का रिजल्ट बताइए। तो मैंने बोला रो क्या है आपके पास, वहां पे रो था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यहां पे क्या हुआ, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो कितना आ जाएगा, m डिवाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। नहीं तो रो का रो ही लिख देते हैं यहां पे, इसको रो को रो। यहां पे जो रो है वो क्या है आपके पास, रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। बाकी सब टर्म्स आप जानते हैं, ठीक है। ये किसका रिजल्ट है, जब आप सॉलिड स्फीयर के अंदर, मतलब जब आप धरती के अंदर चले जाएं, ठीक है। अब अगर आप बात करेंगे यहां पे थोड़ा देखते हैं। तो मैंने बोला रो की जगह रो, 3 की जगह 3, 1/ε होता है 4πg। ऐसे ही आया था कंपेयर करके, हमने भी देखा ना। 1/ε किसके बराबर आता है आपके पास, 4πg इक्विवेलेंट आता है इसके। तो हमने 1/ε 4πg लिख दिया, तो ये रिजल्ट आ गया। इसको लोग इस चैप्टर में लोग ये रिजल्ट यूज नहीं करते, एक नया रिजल्ट यूज करते हैं। मैं दिखा रहा हूं। रो को कन्वर्ट कर दो m की टर्म में। रो कैसे लिखा जा सकता है, यहां पे कितना आ गया आपके पास, 4πg, यहां पे स्मॉल r, यहां पे 3। इस 3 से ये साफ हो गया, 4π से ये साफ हो गया आपके पास। तो EFI की वैल्यू कितनी आ गई, gm डिवाइड बाय r क्यूब मल्टीप्लाई स्मॉल r। This is GFI, this is GFI। GFI लिख दो इसको, GFI। This is GFI। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको ये रिजल्ट इजी भी है याद करना। देखो बाहर आता है GM बाय स्मॉल आर स्क्वायर, यहां पे कहते हैं GM बाय कैपिटल R क्यूब मल्टीप्लाई स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या बता रहा है आपको, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। पर खतरा ये है, ये रिजल्ट याद रखना कब यूज करना है, ओनली वैलिड व्हेन r इज लेस देन r। मेरी बात समझ में आ गई? तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। आप क्या बोलेंगे, सीधा रिजल्ट देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में था रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r, उसको कन्वर्ट किया तो ऐसा बना। पर फ्रीक्वेंटली ये रिजल्ट यूज करने से कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। ये रिजल्ट आपको यूज करना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसी से बन के आया, ये कुछ नया नहीं है। दैट इज GM बाय कैपिटल R क्यूब मल्टीप्लाई स्मॉल r। ताकि GM बाय R स्क्वायर बनाना है तो ये R जो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए ना, नीचे R क्यूब आता है, ऊपर R आता है। इतनी बात याद रहेगी आपको। इस रिजल्ट का रट्टा मारना है, आप ध्यान रखिएगा, रट्टा मार दीजिएगा इसका। क्लियर है बच्चों? ठीक, ये हो गया सर। हमें बात समझ में आ गई कि अगर आपको सॉलिड स्फीयर के अंदर GFI निकालना है, अगर आपको सॉलिड स्फीयर के अंदर आपको GFI निकालना है तो आता है GM बाय कैपिटल R क्यूब मल्टीप्लाई स्मॉल r। इस वाले रिजल्ट को आप बताइए। आप बता सकते हैं यार GFI कितना आएगा व्हेन R इज ग्रेटर देन इक्वल टू R। तो आप बोलेंगे सर हम चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या रिजल्ट था आपके पास, दिस इज दैट इज K क्यू बाय स्मॉल r स्क्वायर। K किससे रिप्लेस हो जाएगा, G क्यू किससे, कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल r स्क्वायर। ये GFI आ गया व्हेन R इज ग्रेटर देन R। ग्राफ वैसा ही बनेगा जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में बना था, हम नहीं बना रहे हैं, वैसे सेम का सेम बनेगा यहाँ पे। ठीक, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का था, इसका यहाँ पे यूज नहीं करना है। नोट फॉर दिस चैप्टर, नॉट फॉर दिस चैप्टर, दिस वाज फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। और उसके लिए GFI आपने देखा GM डिवाइड बाय स्मॉल r स्क्वायर। तो यहां से आप एक कंक्लूजन लिख सकते हैं अपनी भाषा में, अगर आप लिखना चाहें कि हमने जो यहां से कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन क्या क्या कंक्लूजन है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ GFI फॉर शेल एंड सॉलिड स्फीयर एट r greater than r, we can assume mass of shell or sphere is concentrated at center। डन, इतना चमक गया बच्चों? ठीक है, अब सही सवाल शुरू होंगे जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देंगे। आप इसको छापिए, फिर अपने आगे बात करते हैं। अभी हम इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस रिजल्ट निकालते हैं, दैट इज GFI ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
पहले हमें समझना चाहिए इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों बोलते हैं। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं जीएफआई ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इसका मतलब क्या है? जो जीएफआई आपके पास में होता है, जीएफआई होता है आपके पास फोर्स पर यूनिट मास, और फोर्स पर यूनिट मास को अगर आप सोचिए, फोर्स को आप मास से डिवाइड करें, सिर्फ क्या बचेगा? एक्सेलरेशन बचेगा। तो हम इसे बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि सरफेस के, हम अर्थ के सरफेस पे, पूरी दुनिया अर्थ के सरफेस पे रह रही है आपके पास, तो एक स्टैंडर्ड सबके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो सेम होगा आपके पास, बिकॉज सभी सेम डिस्टेंस पे रह रहे हैं अर्थ के सेंटर से आपके पास। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, शेप परफेक्टली है, मतलब सॉलिड स्फीयर नहीं है, पर हम मान के चलते हैं कि भाई अप्रोक्सीमेटली हर एक पॉइंट पे जो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अप्रोक्सीमेटली कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस है आपके पास, तो ये फेमस चीज होगी। क्यों फेमस होगी? बिकॉज मेरे ऊपर भी उतना ही अर्थ फोर्स लगा रहा है पर यूनिट मास, किसी और पे के ऊपर जो जीएफआई है वो भी उतने, हर एक पॉइंट पे जो जीएफआई है वो सेम है आपके पास, तो जीएफआई अपने आप में एक स्टैंडर्ड टर्म है। आइए अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है ना आपके पास, यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है, इसका मास कितना है m, रेडियस कितना है r। मुझे बोला गया इसके सरफेस के ऊपर आप जीएफआई निकालिए, सरफेस पे आप जीएफआई निकालिए। जीएफआई को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये स्पेशल जी जो टर्म है ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ है। मान लो अगर आपको कभी जीएफआई ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ निकालना हो तब आप उसे जी भी बोल सकते हैं, पर कहीं और अगर आप जीएफआई निकालना हो तो जी नहीं बोल सकते, आप जी डैश मार्क कर लीजिए या फिर कुछ और मार्क कर लीजिए। मतलब जीएफआई और जो हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको आप एमजी बोलते हैं ना, मतलब बचपन से एमजी चलाते आ रहे हैं, जी की वैल्यू 9.8 होती है, वो यही जी है आपके पास। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जीएफआई ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और ये स्मॉल जी दोनों एक ही बात है। अगर आपको कभी जीएफआई ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ लिखना हो तो आप इस जीएफआई की जगह स्मॉल जी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे? चलो हम इसे जीएफआई लिखते हैं एक बार। इसे निकालते कैसे? इसको निकालने का तरीका है, जीएफआई निकालने का तरीका होता है जहां पे जीएफआई निकालना है वहां पे 1 kg मास रखो। मैंने यहाँ पे 1 kg मास रखा। अगर आपने यहाँ पे 1 kg मास रखा तो फोर्स कितना लग रहा होगा आपके पास? जी एम डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, इतने लग रहा होगा जीएफआई आपके पास, जैसे जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यही आएगा आपके पास। 1 kg लिखते फिर डिवाइड बाय 1 kg करते, सीधा कर दिया मैंने। इसी को आप बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज जी। तो जी की वैल्यू आ गई आपके पास जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और इसको सोल्व करते इसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये बहुत जानी पहचानी टर्म है, नई नहीं है। हम कई बार अप्रोक्सीमेशन का लगा के इसकी वैल्यू 10 लिख लेते हैं, पर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? 9.8। यहाँ पे जो जी है, ये जी तो आपके पास में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जी 6.67 10 टू द पावर -11। आधी दुनिया को ऐसा लगता है कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों एक ही चीज है, नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दिस इज 6.67 10 टू द पावर -11। ये स्मॉल जी आपके पास में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू कितनी आती है आपके पास? 9.8। ये m क्या है आपके पास? दिस m इज मास ऑफ अर्थ। ये क्या है आपके पास? मास ऑफ अर्थ। बहुत बढ़िया। और ये जो r है आपके पास में, r क्या है आपके पास? r इज रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता होना चाहिए, और आप इस वाले मास ऑफ अर्थ की जरूरत नहीं है आपको। ये आती है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर आपके पास में रेडियस ऑफ अर्थ है। इतनी बात समझ गई बच्चों? ठीक है। अब मान लीजिए कोई आपसे बोलेगा कि मुझसे कोई पूछे भाई तेरे ऊपर अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है, तो मैंने बोला है मुझे यहाँ पे जीएफआई पता है, दैट इज स्मॉल जी, जिसका आप 9.8 वैल्यू है जो। अगर आप उसमें मेरा मास मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आप उसमें मेरा क्या कर देंगे? मास मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे ऊपर अर्थ के द्वारा लगने वाला फोर्स आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो अगर मान लीजिए मेरा वेट आपका 60 kg है, तो आप पूछेंगे अर्थ मेरे पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो कितना बोलूंगा? 60 मल्टीप्लाई जी। अगर किसी का वेट 70 kg है, आप पूछेंगे अर्थ उस पर कितना फोर्स लगा रहा है, दैट इज 70 इंटू जी। तो एक चीज आपके पास में देखिए, ये चीज आसान भी है, जैसे मैं दिखाता हूं आपको। यहां पे मान लीजिए एक बंदा खड़ा है, इस बंदे का नाम है कुछ राम, एक और बंदा खड़ा है, उसका नाम है कुछ मोहन, मान लो, पुराने नाम रखे ना, पुराने जमाने के नाम है। इसका मास है 60 kg, इसका मास कितना है आपके पास? 40 kg, लेट अस। तो अगर आप इस पे लगने वाला फोर्स निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे? जी m1, ये अर्थ का मास, m2 60 kg डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये अर्थ के सरफेस पे आर स्क्वायर। ये क्या है? फोर्स ऑन राम। अगर आप निकालेंगे फोर्स ऑन मोहन तो कितना आएगा? जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मोहन डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो अगर आप देख रहे हैं दोनों में ये वाली टर्म कॉमन आ रही है, ये वाली टर्म क्या आ रही है आपके पास? कॉमन। और अगर आप इसको बार बार कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कैलकुलेशन में दिक्कत है ना यार, बिकॉज जी की वैल्यू भी अच्छी खासी बड़ी है, दैट इज 6.67 10 टू पावर -11। मास ऑफ अर्थ बहुत बड़ा है, वो पुट करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ अर्थ पुट करना पड़ेगा आपको। तो ये अपने आप में बड़ी बड़ी टर्म्स है, तो इसको हमने पहले ही तैयार करके रख रखा है। जी एम बाई आर स्क्वायर को हम पहले ही जानते हो किसके बराबर आपके पास? जी। तो आप बोल सकते हैं 60 जी, ये आप बोल सकते हैं 40 जी, 40 जी, सॉरी 40 kg नहीं 40 जी। ये फोर्स है आपके पास।
तो अगर आपको GFI निकालने से बेनिफिट क्या है, अगर आपको किसी पॉइंट पे GFI पता है, उसमें अगर आप मास मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उस पर लगने वाला फोर्स पता लग जाएगा, उस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। इतनी बात चमक रही है आपको, ठीक है। अच्छा, एक और बात इसमें हम कर लेते हैं। देखिए, मास अलग चीज है, वेट अलग चीज है। मास अलग चीज है, वेट अलग चीज है। जो हम बोलते हैं 60 kg, 40 kg, 50 kg, वो क्या है बच्चों, आपका मास है। वेट क्या होता है, वेट ये होता है कि भाई आपके ऊपर धरती नेट फोर्स कितना लगा रही है, वो वेट है। तो आपका वेट कितना है आपके पास, वेट आपका होगा, जैसे मेरा हमारा मास है 60 kg, तो मेरा वेट होगा 60 इंटू में जी। पर हम प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा उल्टा बोलते हैं। हम जैसे मान लीजिए हम m को वेट बोलते हैं, पर m एक्चुअली क्या होता है, आपके पास मास होता है। वेट क्या होता है आपके पास, वेट होता है m इंटू में जी। वेट क्या होता है, m इंटू में जी। अगर आप मान लीजिए कोई और प्लेनेट पे जाएंगे, अगर आप कोई और प्लेनेट पे जाएंगे तो वहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों होगा, बिकॉज जी तो सेम का सेम रहेगा, पर उस प्लेनेट का मास कुछ अलग होगा, उस प्लेनेट की रेडियस कुछ अलग होगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो ये वाली जी की टर्म बदलती रहती है। मतलब अगर आप प्लेनेट दूसरे प्लेनेट पे चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए आप एस्ट्रोनॉट बन जाएं, आप अच्छा पढ़ के आप दूसरे प्लेनेट पे, मतलब आप इतना महान शख्सियत बन जाए कि लोग आपको दूसरे प्लेनेट पे भेज दें, अच्छे मेहमान बन जाए ना। तो अगर ऐसा हो जाए आपके पास में, तो वहां पे जो वेट होगा उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मास बदलता नहीं है, वेट पोजीशन के साथ बदलता रहता है। मान लीजिए अगर आप बहुत ऊंची पहाड़ी पे चले गए तो वहां पे हो सकता है आपका वेट थोड़ा बदल जाए। आप इक्वेटर पे चले गए तब भी थोड़ा डिफर आता है, वो समझाऊंगा क्यों आता है। पर अगर आप जैसे मान लीजिए मून पे चले जाएंगे तो मून पे सर मेरा वेट बदल जाएगा, हाँ वेट बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, बिकॉज वहां पे जी नहीं है। जी की बजाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहां पे जी नहीं लगता, वहां पे कितना G/6 लगता है। मतलब अभी आपको धरती mg से खींच रही है, वहां पे आपको जो चांद जो फोर्स लगा रहा होगा दैट इज mg/6। वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, G/6। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। पर आपका जो मास है वो सेम का सेम रहता है। यहाँ पे मेरा मास 60, मून पे भी कितना 60, अगर मैं कोई और प्लेनेट पे चला जाऊँ तो वहां पे भी कितना रहेगा 60, पर वेट बदलता रहता है। समझ गया बच्चों, ठीक है। आइए अपने आगे बढ़ते हैं। तो सवाल आपके सामने है, कुछ पॉइंट्स आपको बोले गए हैं, उन वाले पॉइंट पे आपको GFI बताना है, या फिर आप उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल सकते हैं एट स्पेसिफिक पॉइंट। मैं वो पहले बता चुका हूँ कि जो स्मॉल g अगर लिखा हुआ है मतलब वो सरफेस पे है। अगर आप G' लिखेंगे तो किसी गिवन पॉइंट पे, मतलब GFI का सिंबल G स्मॉल g लिखा जा सकता है। पर जो स्मॉल g है वो स्पेशली डिजाइन हो गया अर्थ के सरफेस के लिए। अगर आप कहीं पे और पे GFI लिखना चाहते हो तो आप G' की फॉर्म में लिख सकते हैं, G' नाम देके लिख सकते हैं। सवाल पढ़िए, सवाल में लिखा है फाइंड आउट GFI एट गिवन पॉइंट ऑन अर्थ इन द टर्म्स ऑफ g, इन द टर्म्स ऑफ स्मॉल g। ओके, सबसे पहले है एट ए हाइट RE फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से RE हाइट पे कितना GFI ये बताना है। फिर आपको बताना है कि RE/2 डेप्थ में अंदर की तरफ अर्थ सरफेस से कितना GFI है। दोनों पॉइंट्स पे आपको GFI निकालना है। आप निकाल के बताइए कितना रिजल्ट आ रहा है। आई होप बच्चों आपने कर लिया होगा। तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले इस वाले पॉइंट पे बोला गया, तो मैं डायग्राम बनाया, मैंने बोला यहाँ पे ऐसे अर्थ बनाया है मैंने, इसकी रेडियस मुझे पता है RE है। इससे कितना हाइट पे बोला गया RE पे, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो उस वाले पॉइंट की जो दूरी होगी अर्थ से इसके सेंटर से वो कितनी होगी 2RE होगी। यहाँ पे जो भी आप फॉर्मूलेज में जो डिस्टेंस यूज कर रहे हैं वहां पे अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस मैटर करता है, पर हमें यहाँ पे हाइट गिवन था, इस वजह से अर्थ के सेंटर से हमने निकाला तो वो 2RE है। अब यहाँ पे अगर आप GFI देखेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप बोलेंगे सर आप अब की बार सॉलिड स्फीयर के बाहर हैं और बाहर जो GFI का फॉर्मूला आता है दैट इज GM/r², छोटा r², GM दैट इज मास ऑफ अर्थ, डिस्टेंस कितना है आपके पास 2RE, तो 2RE का होल स्क्वायर। तो ये टर्म कितना बन गया आपके पास GM/4RE का स्क्वायर। अब GM/RE किसके बराबर होता है, GM/RE² किसके बराबर होता है बच्चों, आपके पास स्मॉल g के बराबर होता है। तो ये टर्म कितना आ गया आपके पास स्मॉल g/4। चमक रहा है इतना, कोई दिक्कत इसके अंदर, ठीक। ये पहले का जवाब आ गया आपके पास, कितना है G/4। इसका मतलब आप देखिए जैसे जैसे अगर आप हाइट पे जाएंगे और सरफेस से आप जितना दूर जाएंगे वहां पे GFI क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। मान लीजिए अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चले गए तो आप अर्थ के सरफेस से दूर चले गए ना, तो वहां पे आपका GFI की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप नीचे जाएंगे तो क्या हो रहा है वो देखते हैं थोड़ा। आपसे बोला गया GFI एट ए डेप्थ RE/2 फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो अगेन आप GFI का फॉर्मूला लिखेंगे। GFI कितना आएगा आपके पास, GM
क्या फॉर्मूला आता है यार, कौन से वाला केस रहेगा, व्हेन r इज लेस देन r, यहाँ पे r लेस देन r, तो क्या रिजल्ट था उसका, ये वाला रिजल्ट था, ऐसे ही था आपके पास, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे बोला GM r³। स्मॉल r क्या होता है, स्मॉल r ये होता है सरफेस से कितनी डिस्टेंस है, ये होता है क्या स्मॉल r, नहीं, स्मॉल r क्या होता है कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, सेंटर से कितनी डेप्थ है, आपका डेप्थ है re/2, डेप्थ कितनी है आपके पास re/2, अगर re/2 डेप्थ है आपके पास तो सेंटर से भी कितना दूर हो गया, re/2 ही दूर हो गया ना, ये बराबर था आपके पास। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज re/2, दिस इज r/2, तो यहाँ पे कितना है GM डिवाइड बाई 2r², और ये किसके बराबर है, स्मॉल g/2। ग्रेविटेशन में हम मैक्सिमम रिजल्ट जब आप अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ग्रेविटेशन एक्चुअली अर्थ सरफेस के लिए ही यूज होता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं और इसका सबसे ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सब रिजल्ट जी की टर्म में लिखे जाते हैं, स्मॉल जी की टर्म में। हम कोशिश करते हैं कैपिटल जी ना लिखे, एम ना लिखे, आर ना लिखे। अगर मान लीजिए कैपिटल एम को तो हटाना ही हटाना है, कैपिटल एम हमें नहीं चाहिए, मास ऑफ अर्थ हमें नहीं चाहिए, बिकॉज मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हमें याद नहीं है, तो हमें एम को हटाना होता है, हमेशा रिजल्ट किसकी टर्म में लिखने की कोशिश करना होता है, स्मॉल जी या फिर कैपिटल आर। रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है, उसके फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो मिल गया आपको रिजल्ट, दैट इज g/4 एंड g/2। ठीक है बच्चों, आप इसको छापिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। सवाल सिंपल है और हो जाएगा, पर इसमें लोग सीधी मिस्टेक करते हैं, मतलब हमने ऑब्जर्व किया 60% लोग इसको गलत करते हैं ना। तो आप सवाल देखिए, कोशिश कीजिए गलत मत कीजिए। सवाल की लैंग्वेज आप पढ़िए। फाइंड आउट मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स विच आर इनसाइड एंड आउटसाइड द अर्थ रिस्पेक्टिवली, वेयर GFI इज हाफ ऑफ GFI एट सरफेस ऑफ अर्थ। सवाल की लैंग्वेज आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है, पर ऐसी लैंग्वेज एग्जाम में कई बार आती है। आप खुद पढ़िए सवाल को समझिए, फिर आप इसका आंसर बताइए। टेक योर टाइम, टाइम लग सकता है इसके अंदर, पर कोशिश कीजिएगा सही रिजल्ट बताएं। हुआ बच्चों? ठीक, देखते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया कि आप वो पॉइंट ढूंढते हैं जहां जहां पे GFI आपके पास में अर्थ के सरफेस का कितना है, जस्ट हाफ है ना। ठीक, सबसे पहले बाहर पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, जो बाहर होगा। इसकी दूरी यहां से कितनी मान लेते हैं, R मान लेते हैं। तो हमने बोला पॉइंट आउटसाइड अर्थ वेयर GFI कितना है आपके पास, g/2, उसकी पोजीशन निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर आप अर्थ के बाहर है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा आपके पास, GM डिवाइड बाय स्मॉल r², ये होगा आपके पास GFI का फॉर्मूला। ठीक है, और ये किसके बराबर है, स्मॉल g/2। अब स्मॉल g को क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है GM डिवाइड बाय r², और यहाँ पे 2 बच गया आपके पास। इतना सही है ना। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो m है वो आपके पास अर्थ का मास है। अब आप अगर इसे सोल्व करेंगे तो GM से GM साफ हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आया आपके पास r² इज इक्वल टू 2r², और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। इतना सही है। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे GFI आपके पास में g/2 होगा और वो सरफेस के बाहर हो, ऐसा पॉइंट कहां पे लाई करता है आपके पास, कितनी दूरी पे लाई करता है, √2r पे। मतलब मैं बोलूं सिर्फ इसी पॉइंट पे होगा क्या, जिसकी दूरी यहाँ पे √2r होगी। एक ही पॉइंट है क्या, ऐसा नहीं, ऐसा जितने भी आपके पास पॉइंट होंगे जो अर्थ के सरफेस से कितना दूर होंगे आपके पास, √2r होंगे, उनका एक स्फीयर बन रहा होगा। ऐसे कितने पॉइंट पॉसिबल है, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे कितने पॉइंट पॉसिबल है अर्थ के सरफेस के बाहर जहां पे GFI की वैल्यू g/2 होगी, तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट पॉइंट पॉसिबल हैं, और वो सभी पॉइंट आपके पास में अर्थ के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे होंगे, √2r पे होंगे। समझ गई ये बात आपको, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है बच्चों, अब ये तो हो गया सर पॉइंट आउटसाइड। अब हम बात करते हैं कौन से पॉइंट की, पॉइंट इनसाइड अर्थ वेयर GFI कितना है आपके पास, वेयर GFI इज g/2। अर्थ के अंदर वो पॉइंट कहां पे होगा जहां पे GFI आपके g/2 होगी। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, जो GFI का फॉर्मूला आता है, GFI का फॉर्मूला कितना था, GFI का फॉर्मूला
GFI का फॉर्मूला आता है GM डिवाइड बाय आर क्यूब मल्टीप्लाई स्मॉल आर, ये आता है अंदर। मुझे तो इसमें ये रिजल्ट खूबसूरत लगता है, जब आप GFI अंदर निकालते हो थोड़ा आसान लगता है, बिकॉज सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, नीचे नहीं करना पड़ता, इजी है ये चीज। GFI का रिजल्ट याद होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक में था रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर, हमने यहाँ पे से कन्वर्ट कर लिया इसकी टर्म में, कितना आ रहा है आपके पास GM आर क्यूब डिवाइड बाय स्मॉल आर। मतलब वहां पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप लिख सकते हैं के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाई स्मॉल आर, पर वहां पे मोस्टली रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर यूज होता है, यहाँ पे मोस्टली ये यूज होता है। अच्छा, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आप बोलेंगे सर GM आर क्यूब मल्टीप्लाई स्मॉल आर की वैल्यू होनी चाहिए G/2, और ये G किसके बराबर है, GM डिवाइड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। G ने G को मार दिया, इस आर स्क्वायर ने आर को, यहां पे आप पास वैल्यू आ गई ऐसे, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई R/2, ये आ गया। मतलब अर्थ के अंदर R/2 में सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, R/2 डिस्टेंस पे, इस वाले पॉइंट पे ये कितनी आ गया R/2 के बराबर। यहां पे GFI कितना G/2, तो मैं बोलूं ऐसा एक ही पॉइंट है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, उन सभी की दूरी अर्थ के सेंटर से कितनी होगी R/2। बच्चों ये बात समझ में आ रही है। अब सवाल में पूछा क्या, सवाल में पूछा मैक्सिमम डिस्टेंस बताइए इन दो पॉइंट्स के बीच में, मतलब ऐसे दो पॉइंट्स के आप बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस बताइए, जो एक तो बाहर लाई कर रहा हो, एक अंदर लाई कर रहा हो, और वहां पे GFI कितनी हो, G/2 हो। तो मैं बोलूंगा यार मैक्सिमम के लिए अगर मैं पूछूं इन दोनों पॉइंट्स में डिस्टेंस, ये आंसर हो सकता है क्या, नहीं, ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये मिनिमम डिस्टेंस है। मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए आपको बोला, आपको एक पॉइंट ये पकड़ लो, दूसरा पॉइंट ये वाला पकड़ लो। मेरी बात समझ में आ रही है। आपको पता सर एक पॉइंट इस वाले स्फीयर पे लाई कर रहा है, एक पॉइंट R/2 पे लाई कर रहा है, एक पॉइंट √2r पे लाई कर रहा है, एक पॉइंट R/2 पे लाई कर रहा है। अगर आपसे पूछा गया बताओ मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस, ये तो मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस तो और दूर करो, और दूर हो रहा है, और दूर हो रहा है। यहां वाले पॉइंट की, इन दोनों पॉइंट्स में डिस्टेंस मैक्सिमम है, जहां पे GFI आकर G/2 होगा, एक बाहर एक अंदर लाई कर रहा है। और अगर आप इसकी बात करेंगे तो मिनिमम होगा। तो अगर आप पूछेंगे सर मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि आंसर था आपके पास, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है आपके पास, देखिए ये हो गया आपके पास R/2, ये कितना हो गया R/2, और ये कितना हो गया √2r, तो कितना बना दोस्त R/2 प्लस √2r, ये आंसर इसका। मैक्सिमम के लिए इस स्फीयर पे कोई पॉइंट पकड़ सकते थे, पर मैक्सिमम के लिए ये वाला पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, मिनिमम के लिए ये पकड़ना पड़ेगा। अरे बच्चों चमक रहा है क्या, ये डिस्टेंस R/2 और ये √2r। अगर सवाल होता मिनिमम डिस्टेंस, ये आंसर है आपके पास, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको, एक्स्ट्रा दे रहा हूं, ये सवाल में नहीं पूछा था। मिनिमम डिस्टेंस पूछता तो जवाब बताइए कितना आएगा आपके पास, तो जवाब आएगा √2r माइनस R/2। मैं पूछूं और पॉइंट्स मिल सकते हैं जिनके बीच, मतलब ऐसे कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं जिनके बीच में डिस्टेंस आपके पास में, मान लो सवाल ऐसा हो कि ऐसे दो पॉइंट्स सेम, ये दो पॉइंट के बीच क्या क्या डिस्टेंस मिल सकती है जहां पे GFI एक G/2 हो, कि कौन कौन से पॉइंट मिल सकते हैं ऐसे। सॉरी सवाल वापस सुनिए, सवाल ऐसा पूछ रहा हूं मैं आपकी बात कि एक पॉइंट बाहर और एक पॉइंट अंदर हो, और दोनों पॉइंट्स पे GFI G/2 हो, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी हो सकती है। मैंने बोला मिनिमम इतनी हो सकती है, मैक्सिमम इतनी हो सकती है, इसके बीच की भी सब के सब मिलेगी। कब, मान जैसे आप इस वाले पॉइंट को कंसीडर करेंगे, इस वाले को, तो डिस्टेंस बढ़ रही है, फिर और बढ़ रही है, फिर और बढ़ रही है, फिर और बढ़ रही है, और बढ़ रही है, ऐसे डिस्टेंस बदलती रहेगी आपके पास। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपको सब डिस्टेंस मिल जाएगी, मैक्सिमम से लेकर मिनिमम के बीच वाली भी, अगर आपको ऐसे दो पॉइंट चाहिए जहां पे GFI की वैल्यू कितनी हो, स्मॉल G/2। ठीक है बच्चों, तो सवाल आपके सामने है, और ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इस सवाल को सही ढंग से देखिए और फिर आप इसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सवाल पढ़ देता हूं एक बार, बाई चांस आपको राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो। ए प्लेनेट हैविंग रेडियस ट्वाइस ऑफ अर्थ एंड रो मतलब डेंसिटी इज हाफ ऑफ अर्थ, देन फाइंड आउट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ प्लेनेट। आपको गिवन है उसकी रेडियस कैसी है, उसकी डेंसिटी गिवन कैसी है, और आपसे पूछा गया कि उस प्लेनेट के सरफेस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, ये आपको निकाल के बताना है। हमें किया जाए तो आप ये बोलेंगे कि यहां पे हमने ऐसे एक प्लेनेट बना दिया, एक प्लेनेट बना दिया, चलो
इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, ट्वाइस ऑफ अर्थ, मैंने 2r लिख दिया। और इसका जो डेंसिटी है वो कितना है, रो इज इक्वल टू रो बाई टू, रो डैश इज रो बाई टू। रो किसकी डेंसिटी, आपके पास अर्थ की डेंसिटी है। आपसे पूछा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैंने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो g, इसका टोटल मास, इसका रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 2re का स्क्वायर। ये किसका मास है, प्लेनेट का मास है आपके पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा मास ऑफ प्लेनेट निकालते हैं, मास ऑफ प्लेनेट कितना होगा आपके पास, रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब, r क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास 8re का क्यूब, और रो की वैल्यू कितनी है इसकी, रो बाई 2। ठीक है बच्चों, यहां पे बन गया 4re स्क्वायर। अब मैंने ये देखा यहाँ पे कि ये जो g है इसको अलग लिख दिया, रो को अलग लिख दिया, 4/3 पाई re क्यूब को भी अलग लिख दिया, रो 4/3 पाई re क्यूब को अलग लिख दिया। इधर कितना बचा आपके पास, 4re क्यूब, कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे, g रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा ठीक है, ये ऐसे बन गया। ठीक है बच्चों, ये re यहाँ पे अंदर आई गया आपके पास, ऐसा बन गया। इतना समझ में आ रहा है आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। g को अलग लिखा, रो को अलग लिखा, 4/3 पाई re क्यूब को आपने अलग लिख लिया। यहाँ पे कितना बच गया आपके पास में, 4 बच गया। यहाँ पे कितना आया, 4re स्क्वायर आया, 4 से 4 साफ हो गया। अब देखिए रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब को क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ बोल सकते हैं इसे। तो ये कितना है आपके पास, g me डिवाइड बाई re स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, स्मॉल g। मतलब जो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था उस प्लेनेट के सरफेस पे, वो किसके बराबर है आपके पास, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेनेट है वो g के बराबर आ रहा है। तो इस तरह के सवाल आपको मिल सकते हैं। उसमें क्या होगा, कभी डेंसिटी वेरी करवा देगा, रेडियस वेरी करवा देगा, या फिर कोई पॉइंट पे पूछ लेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि GME डिवाइड बाय r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, स्मॉल g, और आपको सब रिजल्ट्स किसकी टर्म में निकालने हैं, स्मॉल g की टर्म में। क्लियर, सिंपल सवाल था, हो गया होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल कर रहे हैं हम उसी चीज के ऊपर। सवाल आप देख लीजिए, आपको बोला गया कि फ्रॉम अर्थ ए स्फीयर ऑफ रेडियस re/2 इज कट एज शोन इन द फिगर, फाइंड आउट GFI एट पॉइंट O एंड A। ये अर्थ था, मास इसका m था, अर्थ का मास आपको पता ही है m लेते हैं, और इसकी रेडियस आपके पास में re थी, इससे re/2 रेडियस का स्फीयर कट कर लिएगा, ये स्फीयर कट कर दिया, तो ये रिमेनिंग पोर्शन है आपके पास। इस O पॉइंट पर A पॉइंट पे अभी कट करने के बाद में नेट GFI कितना आएगा ये आपको बताना है। हुआ बच्चों, ठीक सवाल, ठीक है। और आइए फिर प्रोसीड करते हैं। हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, आपको इस पॉइंट O पे GFI निकालना है। मैंने बोला किसकी वजह से निकालना है, तो उन्होंने बोला इस रिमेनिंग पोर्शन की वजह से निकालना है। तो मैंने बोला क्यों ना एक काम करते हैं, पहले इस पूरे की वजह से निकाल लेते हैं, और फिर जितना पार्ट काटा है उसकी वजह से निकाल लेंगे, दोनों को सेपरेट कर देंगे। इसे बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, तो हमने बोला GFI एट पॉइंट O, GFI एट पॉइंट O ये नेट है आपके पास, ये किसके बराबर होगा, GFI एट पॉइंट O ड्यू टू कंप्लीट माइनस GFI ड्यू टू कट पोर्शन। इतना ऐसे करेंगे तो बात बन जाएगी ना, ठीक है। अब आप ये देखिए कंप्लीट की वजह से GFI कितना था, कंप्लीट की वजह से GFI था, हम निकाल रहे हैं G डैश एट पॉइंट O। तो अगर देखिए कंप्लीट की वजह से था आपके पास में जैसे स्मॉल g, कंप्लीट की वजह से कितना था, O पॉइंट पे स्मॉल g था, कोई दिक्कत नहीं। एक्स सरफेस पे कितना था, स्मॉल g, आपके पास अर्थ है। माइनस अगर आप बात करेंगे इस पोर्शन को जिसको आपने कट किया है, इसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो मैं क्या बोलूंगा,
इस पोर्शन का मास कितना है, इस पोर्शन पूरी अर्थ का मास m है, तो इसका मास कितना होगा आपके पास, तो आप क्या बोलेंगे, रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई RE क्यूब किसके बराबर है, कैपिटल M के बराबर, मास ऑफ अर्थ। अगर आप बात करें रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई, ये कितना है आपके पास, इसका वॉल्यूम RE/2 का क्यूब करेगा तो क्या बनेगा RE/8, तो ये कितना है ME/8। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो पोर्शन आपने कट किया है उसका मास कितना है ME/8, तो मैंने लिखा यहां पे G ME/8 डिवाइड बाय R²। अच्छा, इसकी R² रेडियस कितनी है यहां पे, मतलब कितनी डिस्टेंस पे, इस कट पोर्शन के O पॉइंट जब सरफेस के ऊपर है, इस कट पोर्शन की वजह से लिख रहे हैं ना, तो आपको सिर्फ कट पोर्शन दिखाई देना चाहिए। इसकी मतलब ये जो पॉइंट है O, ये इस वाले पोर्शन की जब सरफेस पे है, तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा आपके पास, GM डिवाइड बाय R²। तो R की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, दिस इज RE² मल्टीप्लाई 4। ये सही है ये बात, तो यहां से ये कितना बना, ये बना देख GME/RE²। इसको हम जानते हैं भाई, GME/RE² क्या होता है बच्चों, स्मॉल g होता है। बहुत बढ़िया, देखिए कितना बने, G - G/2, तो आंसर कितना आ गया G/2। वो पॉइंट पे आ गया, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई दुख, कुछ नहीं, बिल्कुल क्लियर है हमें। अब चलते हैं भाई साहब पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे GFI निकालते हैं, तो पूरे की वजह से कितना G, बहुत बढ़िया। अब इसकी वजह से देखते हैं, तो आप बोलेंगे सर ये जो कट वाला पोर्शन है इसके ए पॉइंट बाहर है, तो फॉर्मूला है GM/r का स्क्वायर, तो मैंने लिखा G और इसका मास है ME/8 डिवाइड बाय R, कितना, R कहां से ले, सेंटर से लेते हैं R, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों आपके पास, दिस इज 3RE/2। अगर आप इसको R² करेंगे दिस विल बिकम 9RE², ऊपर चला गया 4, अरे सही किया क्या मैंने, GME/8 यहाँ पे RE²/4, इस 8 को नीचे ले चलते हैं, तो ये बन गया आपके पास 2। तो यहाँ पे कितना है बच्चों, जैसे G-G/18, और अगर सोल्व करेंगे, सोल्व करने से वैल्यू आएगी 17G/18। चमक गया, सिंपल चीज था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फिजिक्स से बहुत हेल्प करता है। वो क्या बोलता है, अगर आपको कोई बहुत सारी चीजों की वजह से निकालना है, पहले एक की वजह से निकालो, फिर दूसरी वजह से निकालो, फिर जोड़ दो। अगर मान लो कुछ पार्ट सब्ट्रैक्ट हुआ है तो पहले पूरे की वजह से निकाल लो, फिर जो सब्ट्रैक्ट किया उसकी वजह से निकाल लो, और दोनों को माइनस कर दो। कितने लोगों का सही था, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आप इसको छापिए, फिर अपने आगे चलते हैं।